गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे और समेट भी रहे होंगे। और खुशी का एक जरिया होता है तारीफ करना, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करें, बल्कि अपनी कारकर्दगी पर खुद को शाबाश देना भी बहुत एक खुशी का जरिया ही बनता है, क्योंकि सच्ची लगन, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से ही आपको कोई खास कामयाबी हासिल होती है। और काम चाहे कोई भी हो, जब वो बेहतरीन अंदाज में किया गया हो तो उसको सराहना भी चाहिए। और जीतने वाले कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, बल्कि वो तो मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। और हाँ, एक बात लाजमी हमारे जहन में होनी चाहिए कि वो कारकर्दगी हकीकी होनी चाहिए। हमारी हुक्मरानों की तरह फर्जी कारकर्दगी नहीं होनी चाहिए कि उनकी कारकर्दगी पर शादियाने बचाए जाएं और जो सिर्फ फर्जी ही है और अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ बात करते हैं शहरियों के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहरियों से मोबाइल फ़ोन और पर्स छीनने के वाक़यात का तो आप सबने सुन रखा होगा। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं डकैतियों के दौरान शहरियों को उनके कीमती सामान से महरूम करने के वाक़यात भी सामने आते रहते हैं। लेकिन अब बैंक लॉकर्स, जिनको बहुत ज़्यादा महफूज समझा जाता है, वो भी जराइम पेशा अफराद की पहुंच से बाहर नहीं रहे हैं। और मुख्तलिफ बैंक्स के जो लॉकर हैं उनको तोड़कर उसमें मौजूद शहरियों का कीमती सामान लूटने और चोरी करने के कई वाक़यात भी सामने आए हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन के साथ भी इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया, जिसके वाले से उन्होंने रिपोर्ट भी किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने पूरी तफसीलात भी बताई कि उनके जो बैंक में पड़ी हुए ज़ेवरात और नकदी थी वो चोरी हो गई है। बैंक लॉकर्स में पड़े अशिया कैसे चोरी हो सकती हैं, ये एक अहम सवाल है। वहाँ तक रसाई किसकी है, और ये एक महफूज तरीका समझा जाता है कि बैंक लॉकर्स में हमारी चीज़ें महफूज हैं, वहाँ पे कैसे चोरी हो सकती है। बैंक अपने सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम इस वक्त क्यों नज़र आ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अशरफ साहब, हैं बैंकिंग क्राइम एक्सपर्ट हैं। शाहिद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब, ये जो क्राइम्स तो हम देखते आए हैं, स्ट्रीट क्राइम्स और बाकी भी वाक़यात हमारे सामने आते हैं, ये जो अनोखे अब जो क्राइम हमारे सामने आ रहे हैं कि बैंक लॉकर्स को अमूमन हम बड़ा ही महफूज एक चीज़ समझते हैं कि वहाँ पर कोई भी चीज़ रखी होगी तो हमारी महफूज होगी, लेकिन अब वहाँ पर भी क्राइम के वाक़यात सामने आ रहे हैं, चोरी हो रही है वहाँ पर। तो बैंक लॉकर में जो है वो रसाई किन किन की होती है, मतलब जो चाबियां हैं वो किस किस के पास होती हैं और इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है? बेसिकली बैंक की डकैती या चोरियां ना, हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक सहाफ़ी के साथ हुआ, तो वो इंडिविजुअल केस है। एक है मास स्केल के ऊपर तमाम लॉकर्स तोड़े जाते हैं, वो एक डकैती की मद में आएगा। एक चोरी हो गई, एक डकैती हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं। बैंक का अगर सिस्टम देखें तो इसके कंट्रोल्स जो होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। वो इसको पीरियडिकली रिव्यू करते हैं रिपोर्ट्स को, जो इंसिडेंट हुए होते हैं उनको, उनके कॉजेस को, और फिर रेमेडीज देखते हैं उसके क्या है। इसी तरीके से इसके ऊपर स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन है, उसकी रेगुलेशन है। अगर चोरी के वारदात देखें तो सबसे पहले जो लॉकर्स होते हैं एक स्ट्रांग रूम में होते हैं। स्ट्रांग रूम के जो है वो एक वॉल्ट होता है जस्ट लाइक, और एक स्ट्रांग उसका डोर जो होता है ना लोहे का बना होता है, और उसकी जो होती हैं कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, और रूफ और छत जो होती है वो भी कंक्रीट की होती है। तो इसलिए किसी का तोड़ के उसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जहाँ तक वाक़यात हुए तो जो हुआ ये है कि जो बैंक के गार्ड थे उन्होंने मिलकर कुछ लोगों के साथ बैंक के लॉकर को तोड़ा और तोड़ के उसके अंदर वारदात की। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सिंगल इंडिविजुअल के साथ हुआ वाक़यात। उसमें ये होता है कि यूजुअली या तो इंडिविजुअल का कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर होता है, उसने कुछ थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट की वजह से कोई मसला हुआ होता है, या इंडिविजुअल बाज़ दफ़ा मिस्टेक कर रहा होता है, और समटाइम मे भी इंडिविजुअल केसेस के ऊपर बैंक अफराद भी इन्वॉल्व हों। लेकिन एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत होता है। बैंक का जो स्ट्रॉन्ग रूम है, इसकी कीज जो हैं दो होती हैं, दो बंदों के पास होती हैं जो खोलते हैं। फिर जब लॉकर है, जो हम ट्रेडिशनल लॉकर्स की बात कर रहे हैं, उसके बीच में की के साथ जो ऑपरेट हो रहे होते हैं, उसमें एक की होती है अकाउंट होल्डर के पास और एक या लॉकर ऑपरेटर के पास,
या दूसरी की होती है बैंक एम्प्लॉय के पास। जब दोनों की लगती हैं तब लॉकर खुलता है। इसका सिस्टम ये है, सपोज जो लॉकर होल्डर है वो बैंक में जाता है, वो साइन करता है, बैंक का स्टाफ उसको वेरीफाई करता है, उनको लॉकर रूम में लेके जाता है, लॉकर रूम में ले जाके अपनी चाबी लगाता है और फिर वो बाहर चला जाता है। और यहाँ पे आके लॉकर होल्डर अपनी चाबी से लॉकर को खोलता है और उसके जो उसने उसको ऑपरेट करना होता है वो ऑपरेट करता है, जो चीज़ निकालनी है निकाल लेता है, जो रखनी है वो रख देता है। ये एक सिस्टम है। मतलब तो शायद joint साहब account- इसका मतलब ये है कि अगर बैंक लॉकर में कोई चोरी हो रही है या डकैती हो रही है तो वो बैंक अमले के मुआवनत के बगैर नहीं हो सकती। देखिए, इसमें चांसेस यही हैं कि बैंक का अमला इन्वॉल्व होगा, लेकिन माजी में नजर ये आया है वैसे अमले के बगैर भी हो सकती है। अगर सपोज मैं समझता हूँ कोई मास अटैक होता है कहीं पे तो वहां पे हो सकती है। तो ये नहीं कह सकता हम कि बैंक का अमला, लेकिन चोरी जहाँ पे भी होगी डेफिनेटली या तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं या कोई स्टाफ वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड्स वहां तक एक्सेस होती है उनकी कि वो वहां तक पहुंच जाते हैं? अच्छा, ये एक अच्छा आपने सवाल किया है कि सिक्योरिटी गार्ड की एक्सेस नहीं होती। हाँ। लेकिन होता यह है कि क्योंकि फ्राइडे को बैंक होता है, अब तो है सैटरडे को भी कुछ बैंक खुले होते हैं, तो उनको जो टाइम मिल जाता है ना बीच में सैटरडे और संडे का, वो सफिशिएंट टाइम होता था कि वो उसके बीच में लॉकर को ब्रेक कर लेते थे। अगर आप देखें कि ये वाकयात काफी अरसे से बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहे, कम हो रहे हैं वाकयात ग्रेजुअली ना, तो इसलिए उनकी एक्सेस इस तरह नहीं होती। लेकिन वो होता यही है कि वो अपने लोगों को बुला लेते हैं। एक वाकया हुआ था 2014-15 में, उसमें बैंक के गार्ड ने कुछ लोगों को बुलाया, उसने लेके आए वो जो होते हैं ये काटने वाला सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह का, उससे उन्होंने लॉकर को काटा। 90 लॉकर उन्होंने काटे थे और उसमें से आर्टिकल्स वगैरह लेके चले गए थे। अच्छा, तो शाहिद साहब हम फिर कैसे, अगर किसी सारिफ के बैंक लॉकर में चोरी हो जाती है तो फिर उसको किस तरह वो आगे इकदामात उठा सकता है? क्योंकि फौरन से बैंक तो अपने ऊपर जिम्मा नहीं लेता, वो इनकार कर देता है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है कि चोरी हो सके। देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं ये है इंडिविजुअल लॉकर्स के बीच में। अच्छा। जहाँ पे कलेक्टिव लॉकर्स के बीच में होता है, जिसे मैं डकैती कहूंगा, तो वो उस केस में बैंक की जिम्मेदारी लेता है। अब इंडिविजुअल लॉकर्स में कोई आर्टिकल्स मिस हो गए, वो हम उस चोरी के मद में लेके आते हैं, तो वहां पे बैंक का आप अपनी एप्लीकेशन देनी है। अगर बैंक अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता आपकी रिक्वेस्ट को, तो आपके पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक का और बैंक की मोक्सिफ डिपार्टमेंट है। ये दो डिपार्टमेंट हैं जिसपे आप अपनी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं कस्टमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और जो स्टेट बैंक की टीम है वो वहां पे विजिट करती है, जाके देखती है कि वाकई ही लॉकर को टेम्पर किया गया या उसको किस तरीके से आर्टिकल्स को चोरी किया गया है। अच्छा, और शायद साहब हम देखते हैं कि अमूमन जो ज़्यादातर लॉकर की जो चोरियां हैं वो उन लोगों की होती हैं जो लोग ऑलरेडी फौत हो गए होते हैं, क्योंकि अमले को पता हुआ होता है कि वो आदमी या वो औरत आकर नहीं बता सकती कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। जैसे अभी सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन की जैसे मैं बात करी थी, तो उनके जो लॉकर में जो चीज़ें थी वो लॉकर उनकी वालिदा का था और उनकी डेथ हो गई भी थी, और वो कुछ सालों बाद जब वहाँ पर गए हैं तो उनकी अम्मी ने ऑलरेडी उनको बताया हुआ था कि ये चीज़ें उसमें मौजूद हैं, और जब उन्होंने खोला तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कुछ इंसिडेंट मैंने भी इन्वेस्टिगेट किए थे इस तरह के, तो कंप्लेंट आई, हमने जाके जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जॉइंट जो लॉकर होल्डर है उनमें से किसी एक ने ऑपरेट किया है और वो आर्टिकल्स ले गए। एक डिस्प्यूट हुआ था मियाँ बीवी के दरमियान, तो वहां पे आकर उनके आपस में डिवोर्स हो गई थी। हस्बैंड ने इमीडिएटली रश किया, लॉकर जाके उसने ऑपरेट किया और चीजें निकाल ली। बीवी ने बाद जाके कंप्लेंट फाइल की कि जी मेरी इस तरीके से है और ये आर्टिकल्स चोरी हो गए हुए हैं। ना वो हस्बैंड मान रहा था ना वाइफ मान रही थी कि आर्टिकल निकाले गए हैं। जब बैंक का रिकॉर्ड देखा गया तो पता चल गया कि जी हस्बैंड ने लॉकर को ऑपरेट किया है, वो आया था बैंक में, उसकी वीडियो भी मिल गई, वो सारी चीज़ें मिल गई। अब जैसे आपने एक केस बताया कि जी जिन लोगों की डेथ हो जाती है और जो उसके लॉयकीन हैं वो बैंक जाते हैं कि जी हम लॉकर ऑपरेट करना चाहते हैं, अगर तो जॉइंट लॉकर है तो बैंक शायद उनको अलाउ कर दे कि जी आप लॉकर ऑपरेट कर लें। लेकिन रिसेंटली एक डिसीजन है कोर्ट का जिसके बीच में है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो सब्सिक्वेंटली आपको जो सक्सेसर सर्टिफिकेट है वो लेके आना है, उसके बाद आप लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं।
ये अब थोड़ी सी मजबूरियां हो जाती हैं बैंक की भी, उनको कोर्ट को भी देखना होता है, या कोई और जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो केस फाइल कर देता है कि जी ये लॉकर को ऑपरेट ना करने दिया जाए, या हायर्स में से कोई कर देता है, बैंक को एप्लीकेशन दे देता है कि जी ये लॉकर ऑपरेट ना करने दिया जाए, तो बैंक अलाउ नहीं करते अच्छा इस केस में। ठीक है। लेकिन दूसरा केस आता है कि अब डेथ हो गई, बैंक के नॉलेज में आ गया, बंदा फौत हो चुका हुआ है, अब वो कोई स्टाफ जो वहां पे है वो मेलाफाइडली उस लॉकर को यूज करता है, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। लॉकर की की जो है वो अकाउंट होल्डर के पास होती है या लॉकर होल्डर के पास होती है, किसी और के पास की हो नहीं सकती। जो की है इसका बनाने का दूसरा एक पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत ये होता है कि आपको जो बैंक का रीजनल ऑफिस है वहां से रीजनल हेड को बताना पड़ता है, कुछ बैंक में जोनल हेड को बताना पड़ता है, सीनियर लेवल के ऊपर जो लोग ब्रांच में नहीं होते उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनकी अप्रूवल के साथ जो लॉकर की मेकर है वो आता है और वो आके की बनाता है और उसके बाद लॉकर जो है ना वो ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, और लॉकर होल्डर की प्रेजेंस में किया जाता है। ठीक है। अगर लॉकर के होल्डर की डेथ हो गई है तो उसके हायर्स की प्रेजेंस में किया जाएगा, उनके पास अगर की नहीं है तो बैंक के स्टाफ का की बनवाना इज अ डिफिकल्ट जॉब। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पे भी कंट्रोल होते हैं पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर के लोग जो हैं उसको सर्कमवेंट करते हैं, कंट्रोल को ब्रेक किया जाता है। अब यहाँ पे आके कोई हो सकता है किसी भी लॉक स्मिथ है, कोई बड़ा एक्सपर्ट है, किसी का जानने वाला है बैंक के बीच में, उसको बुला के और लॉकर की बनवा सकता है। ऐसी बात नहीं मैं कहूँगा कि नहीं बन सकती, लेकिन प्रोसीजर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉकर जो होते हैं इनकी कीज आर डिफरेंट स्पेसिफिक होती है, आम आदमी इसकी की नहीं बना सकता। अच्छा, उसके बाद इस लॉकर को ब्रेक किया जाता है और उसके बाद सब आर्टिकल्स निकाले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये तो हाँ, इसके अलावा और आर्टिकल्स की लिस्टिंग होती है। जब किसी की डेथ हो जाए फिर आर्टिकल की लिस्टिंग होती है, उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी, क्या क्या चीजें निकली हैं, फिर वो जो हायर्स होते हैं उनसे साइन लिए जाते हैं कि जी ये चीजें निकली हैं इसमें और हमने ये चीजें रिसीव कर ली हैं। दिस इज द बेसिकली वे हाउ द बेसिकली सक्सेशन के बीच में होता है और वो नहीं होता। अब किसी सक्सेसर किसी की डेथ हो गई, अब ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उस जिस इंसान की डेथ हुई है उसने घर वालों को बताया ना हो उसके कितने लॉकर्स हैं, या उसने कुछ दिन पहले लॉकर को ऑपरेट कर लिया और चीजें लाके उसने कहीं रख दी हो, तो बैंक के पास रिकॉर्ड होगा कि ये तो इन्होंने इस डेट को ऑपरेट किया था। अब बाय चांस ये होता है कि उसने चीजें रखी नहीं होती। एक मेरे रिलेटिव के साथ हुआ, वो यही समझे कि मैंने लॉकर में चीजें रखी, बाद में उनको पता चला कि वो चीजें जो थी उनकी गाड़ी में पड़ी रही, उन्होंने लॉकर में जाके रखी नहीं हुई थी, लेकिन वो ये समझते थे कि चीजें मेरी गायब हो गई हैं। तो ये हमारी जो है ना ह्यूमन बेसिकली ये ह्यूमन एरर भी आ जाता है, एरर आ जाता है, इसमें कमजोरी है हमारी, हम भूल जाते हैं चीजों को। तो एक ये बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, अब एक यूजुअली घर वालों को भी लोग नहीं बताते कि जी मेरे एसेट्स क्या हैं। दिस इज रॉन्ग वे कि आपको चाहिए कि अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं कि जी आपके कहाँ कहाँ लॉकर्स हैं, किस लॉकर में क्या चीज है। बार दफा ये चीज होती है कि हो सकता है उन खतून की 2-3 लॉकर्स हो, घर वालों के नॉलेज में सिर्फ एक ही हो, तो वो उसी लॉकर में देख रहे हो, दूसरे लॉकर को देख ही ना रहा हो जिसमें चीजें पड़ी हो। तो ये हमें थोड़ा सा अपने आप को ना घर वालों को साथ लेके चलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी क्या क्या चीज कहाँ पड़ी हुई है। खुद को भी थोड़ा जिम्मेदार होना है, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी आगाह करना है कि इस तरह की चीजें हैं, और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी पता होना चाहिए कि अगर हमने लॉकर यूज किया है या बनाया तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और कितने लॉकर्स हैं। शाहिद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैंकिंग क्राइम एक्सपर्ट है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस हवाले से, क्योंकि केसेस जो हैं ये हम देख रहे हैं कि वाकयात इस हवाले से भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे शाहिद साहब ने भी बताया कि अगर आपके पास कोई लॉकर्स हैं तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने लॉकर्स आपने बने खुलवाए हुए हैं। और मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से, जिसके कारी वार इस वक्त जारी हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो उसमें जो है इजाफा कर दिया गया है। 1 रुपये इजाफे की तजवीज़ भेजी गई थी, लेकिन हुकूमत ने 5 रुपये का इजाफा किया है पेट्रोल की कीमतों में। मजीद क्या अपडेट्स हैं इसमें, और जो आम लोग हैं उनके क्या रद्द अमल आ रहा है इसके ऊपर, इससे जानते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जाहिद आबिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से ये एक फार्मूला तय किया गया है कि हर माह 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया जाता है। उसके मुताबिक 16 तारीख को इसमें रद्दबदल होना था, जिसके लिए ओगरा की जानब से जो समरी अरसाल की गई थी हुकूमत को, उसमें कहा गया था कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 10.5 रुपये तक इजाफा किया जाए, जो कि वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म तक जब ये तजवीज़ पहुँची तो वजारत ख़जाना की जानब से ये कहा गया कि अगर 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं तो फिर डीजल की कीमत में भी 10.5 रुपये इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे इजाफा कर दें और पेट्रोल जिसमें 1 रुपये इजाफे की मंजूरी मांगी गई थी उसे बढ़ा के 5 रुपये कर दिया जाए और बैलेंस शीट बराबर कर दी जाए और हुकूमत को किसी किस्म का कोई आमदनी में नुकसान ना हो। जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि अब 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है और डीजल 5 रुपये 1 पैसे महंगा हुआ है। इस वक्त हम एक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर लाहौर में पेट्रोल की कीमत 123 रुपये 90 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत तकरीबन 120 रुपये से बढ़ चुकी है। तो ये सूरत इस वक्त है और अवाम का रद्द अमल वही है कि वो कहते थे कि हुकूमत की जानब से हमेशा ये कहा जाता है कि महंगाई में रिलीफ देंगे, लेकिन जब भी कोई काम होता है इसके बरक्स होता है, चाहे वो आटे की कीमत हो, चाहे चीनी की कीमत हो, चाहे घी की कीमत हो, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आलमी मार्केट में महंगी हो रही है कोई चीज़ या सस्ती हो रही है। वो कहते हैं कि जितनी हमारी कुव्वत ख़रीद है उसके मुताबिक चीज़ों की कीमतें नहीं हैं। अब पेट्रोल अगर महंगा होता है तो लाजमी तौर पर एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, चिंगसी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला या वैगन चलाने वाला उससे बराह रास्त मुतासर होता है। जब डीजल महंगा होता है तो उससे महंगाई का एक ऐसा सर्कल शुरू होता है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाते हैं और फिर आलू, टमाटर और इस पर भी जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया। आम आदमी सोचता है कि पेट्रोल का आलू से क्या ताल्लुक, लेकिन वो कहते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, डीजल महंगा होता है। ठीक है जी, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे और महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो होगी बात महंगाई की, अब कुछ बात कर लेते हैं मुहलिक वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस के भी वार जारी है और मूजी वायरस की चौथी लहर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नए मरीजों को अपनी लपेट में ले ली। और लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में एक मरतबा फिर हलाकतों और मुस्बत केसेस की जो शरह है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक ही दिन में मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए हैं और शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई है। शहर में क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है और गुज़श्ता 4 हफ्तों के दौरान शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत जो है वो भी दुगना हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी तेज कर दिया गया है। एक्सपो सेंटर में आम शहरियों को फाइजर वैक्सीन लगाने का भी आगाज हो चुका है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को बगैर रजिस्ट्रेशन और पिन कोड के वैक्सीन लगाई जाने लगी है। और शहर में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, कितनी क्रिटिकल हो चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कोरोना की तो लाहौर में हम देख रहे हैं कि शरह कम होने का नाम ही नहीं ले रही, काबू में ही नहीं आ रहा। लोग हालांकि वैक्सीन भी करवा रहे हैं, क्यों नहीं, फिर क्या वजह लगती है आपको कि ये काबू में ही नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है ये फिनोमिनन सिर्फ लाहौर तक नहीं है तो पूरी दुनिया में है। इसराइल जैसा मुल्क भी जिसने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर ली थी, या यूरोप के कई ममालिक और शहर भी बड़े, इसमें अभी भी इससे काफ़ी हद तक इससे असरअंदाज हो रहे हैं। और उसकी वजह 2 हैं। बेसिकली तो वायरस ने अपनी साख्त बदल ली, ठीक है, और ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया। जो हमने अमल किया इंक्लूडिंग वैक्सीन, उसकी पूरी कोशिश है कि वो वायरस अपनी जंग जीते अपनी साख्त बदल के। कि हमने वैक्सीन बनाई अपनी पहली किस्म की जो वायरसेस थी जब शुरू वुहान से हुई, और फिर म्यूटेशन B117 आई। तो अब जाहिर है कि वैक्सीन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसीलिए नई वैक्सीन अब आ रही हैं, हम उनकी स्टडी भी कर रहे हैं। अच्छा। ZF2001 जिसको हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। तो दूसरा वायरस ने अब एक इंसान से दूसरे लगने को अहलियत कई गुना बढ़ा चुका है।
यानी कि 15 सेकंड की सिर्फ आपको एक्सपोजर चाहिए किसी ऐसे इंसान से जो कैरी कर रहा है, और मे बी 5 मीटर के करीब से अगर वो गुजरेगा, 15 सेकंड आपके करीब रहेगा, अच्छा, तो आपको अफेक्ट कर देगा। और फिर दूसरी ये है कि बच्चों को भी वो लगना शुरू हो गया है, छोटे लोगों को भी जिनके रिसेप्टर्स कम होते हैं उनमें भी अफिनिटी उसने बढ़ा ली है। तीसरा जो ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि उससे उसकी शरह अमवात भी बढ़ गई हैं, और फेफड़े को जो वो करता है, नुकसान पहुँचाता है, उसकी भी अहलियत कई गुना बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक वायरस सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं बॉडी के, खुदा ना खास्ता, तो वो तकरीबन 1 अरब पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी इतनी रैपिडली उसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया बॉडी में। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लाहौर में बहुत यंग लोग हमारे हाथों से फौत हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में तकरीबन 2 से 3 दर्जन ऐसे लोगों की अमवात हुई हैं जिनको वैक्सीनेटेड थे। अच्छा। और जो रिलेटिवली यंग थे। तो ये जाहिर है कि ये वायरस की क्योंकि अहलियत ज़्यादा हो गई है। बीइंग ए डॉक्टर हम कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वायरस ने अपनी कम से कम 4 से 5 गुना अहलियत एक इंसान से दूसरे लगने को बढ़ा ली है, और अपनी उसने विरुलेंस भी बढ़ा ली है, यानी कि अपनी किसी मरीज़ को ज़्यादा डैमेज करने की अहलियत। उसने तो अपनी अहलियत बढ़ा ली है, लेकिन हमने अपनी जो वो काम है या अपनी जो वो एहतियात है उसको कम कर ली। ऐसा ही है। हमें देखें, फितरी रद्द अमल होना चाहिए था कि अगर दुश्मन ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है तो हमें भी अपने आप को एहतियाती तदाबीर उतने गुना बढ़ा लेनी थी। हमने तो मजाक बना लिया, कम कर ली। हमने SOPs का इस्तेमाल, उसको मेंटेन करना, देन मास्क का इस्तेमाल, उसको हमने मजाक बना लिया। मतलब इवन दो के जो वैक्सीनेटेड पीपल भी हैं वो भी अब ये इस चीज़ को नहीं मद्देनजर रख रहे। वो कहते हैं अब हमें क्या होना है, हमने तो वैक्सीनेशन लगवा लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये है कि देखें, आपके पिछले प्रोग्राम और उससे पिछले में भी हमने ये बात की थी और आज फिर ये दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना है, कि इस वायरस को रुखसत करना है दुनिया से, ताकि जो 2019 दिसंबर या उससे पहले की ज़िंदगी है वो लौट आए, जिसमें मैं, आप और आपके देखने सुनने वाले सब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। जैसे वो चाहते थे, अपनी बच्चे की शादी करते थे, सालगिरह करते थे, किसी को गले मिलते थे, किसी जलसे जुलूस पे जाना है, मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़ने, तो कोई मसला ही कोई नहीं था, आज़ादी थी। अब ये वायरस जो हमारा दुश्मन है, ये डिक्टेट कर रहा है कि हमने ज़िंदा कैसे रहना है। तो इसको रुखसत करने का एक ही तरीका नज़र आता है, इस अंधोनाक जो अंधेरी रात है, इसका ख़ात्मा, एक रे ऑफ होप आती है कि इफ़ेक्टिव और सेफ़ और क्विक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कंप्लीशन, ठीक है, ताकि देखें हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकें। 80% यानी कि लाहौर में कम से कम आपके 1 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाएं, तो फौरी तौर पे लगवाएं बिफोर दिस कि ये वायरस इतनी म्यूटेट कर जाए कि ये वैक्सीन बिल्कुल ही नकारा हो जाए, क्योंकि ये टाइम विंडो में ही लगानी पड़ेगी। अच्छा। अदरवाइज तो टाइम विंडो शहरों में फिर बेहतर है, लाहौर में फिर वैक्सीन की हेजिटेंसी कम है। हमारा अपना एक सर्वे हुआ था आईपॉस का, जिसमें हमने देखा था कि अभी भी 40% लोग रिलक्टेंट हैं वैक्सीन लगवाने से। बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं मेरे पास, मरीज़ जो बीमारी में मुब्तला होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई। कल एक SP साहब थे, पढ़े लिखे थे ज़ाहिर है, उनसे मैंने पूछा, बीमार थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा जी नहीं लगाई। अभी इस वक्त अगर इतने पढ़े लिखे और इतने ब्यूरोक्रेट्स और इतने डॉक्टर्स ने वैक्सीन नहीं लगाई, जिनको हमारे रोल मॉडल होना चाहिए, बिल्कुल, तो मैं आई एम सरप्राइज के लोग अभी भी वक्त नहीं निकाल सकते, कह देते हैं। लेकिन सही बात यह है कि अभी भी उनके जहन में मिसपरसेप्शंस हैं, और अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा नहीं, अक्सर औकात मिसपरसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटीज़। और वही यहाँ हो रहा है कि दुश्मन ममालिक जो हैं, इंडिया हो गया या इज़राइल हो गया, मिलजुल के सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ऐसी खबर छोड़ देते हैं, अपने मुल्कों में वो लगा लेते हैं। हमारे मुल्कों को वो नहीं चाहेंगे कि इस वबा से बाहर निकलें, चाहेंगे कि इनकी मईशत भी नहीं निकले और इनकी कीमती जानों का भी ज़िया होता रहे। तो
अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान, चाहे कोई बच्चा भी है, ज़ाहिर है बच्चों को भी लग रही है, और मैं समझता हूँ कि आज से कुछ माह बाद या साल बाद शायद हम बहुत छोटे बच्चे 3-4 साल तक को भी लगाएं। अच्छा। क्योंकि ये सेफ्टी इसकी इस्टेब्लिश हो रही है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इस्टेब्लिश हो गई कि लगनी चाहिए, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं सेकंड में। तो इसलिए एक आम आदमी को, एक मतलब मर्द अब ये एसेंशियल हो चुकी है। एब्सोल्युटली। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब तक पूरी दुनिया यानी कि 6.5 अरब लोग हैं, और जब तक 5-5.5 अरब लोग नहीं लगा लेंगे, इसको रुखसत करना मुमकिन नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ एज ए लाहौरिया नहीं यहाँ सोचना, एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचना, एज ए इंसान सोचना है। बेशक। इसने पूरी दुनिया से इकट्ठे ही रुखसत होना है। हम वैक्सीन में कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो हमें एक दूसरे को बचाने के लिए भी इसको लगाना ज़रूरी होगा। फौरी तौर पे ये एक बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत सर होगी। क्या ये मजबूत इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, इसलिए अपनी हैबिट बदल रहा है बार बार? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं वैक्सीन मीडिएटेड डिजीज़ एनहांसमेंट, कि डिजीज़ आपकी बढ़ जाती है। दूसरी ये है कि कुछ लोगों को वैक्सीन हुई है, तो जिन लोगों को नहीं हुई उनकी जो विरुलेंट, देखें जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये वायरस अपने आप को, ज़ाहिर एक जानदार चीज़ है, उसने अपना सर्वाइवल करना है, वो अपनी साख्त बदल लेता है। और ये बहुत बड़ी वायरस है जो वुहान से शुरू हुई, एक चमगादड़ में या ये हॉर्सशू बैट में म्यूटेट हुई, 2 वायरसेस मिलके एक बनी। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है आरएनए वायरस का, और इसकी जो म्यूटेटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं या म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं वो तकरीबन 39,000 हैं। अभी तो ये 170-80 के करीब म्यूटेशंस आई हैं, तो ये तो बहुत लंबी जंग है। और मैं समझता हूँ कि इसको अगर वाकई रुखसत करना है तो हमें जितनी जल्दी अपना फ़र्ज़ अदा करें। एज ए हेड ऑफ़ द फैमिली मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे नौकरों को, मेरे ड्राइवर्स को, मेरे बच्चों को, मेरी जितने भी लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, मेरे वालिदैन को, वैक्सीनेटेड, जितने लोगों को, अगर मैं किसी इदारे में काम कर रहा हूँ, UHS में काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा काम है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को लगे। ये मेरा काम है कि तमाम मेरे इसातिज़ा को लगे, तमाम सपोर्ट स्टाफ को लगे, तमाम ड्राइवर्स को, तमाम जमादारों को, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना मेरा ख्याल है कि इस वक्त अशद ज़रूरत है। वरना इंडिविजुअल्स मरते रहेंगे, और वो इंडिविजुअल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। और दूसरा सर, हेल्थ सिस्टम पर भी दोबारा से बोझ पड़ना शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की जो खपत है वो दोबारा दुगनी हो चुकी है। देखें, ये जो जंग है, ये मेरा ख्याल है कि अगले हमें ज़हनी तौर पे, मईशत के तौर पे, हर तरीके से 4-5 साल की तरफ हमें देखना चाहिए। वो भी उस सूरत में कि अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे लेके चलें। हमें अब तक कम से कम, मैं समझता हूँ 50% आबादी को पाकिस्तान में लग चुकी होनी चाहिए थी। अभी हम 20%, 25% पे खड़े हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। जो लोगों में रिलक्टेंस है वो हमें ख़त्म करनी है। ख़ासकर शदारा जैसे एरिया, जो सब अर्बन पॉपुलेशन हैं, जो शहरों के इर्द गिर्द पॉपुलेशन है या गाँव हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी होगा हमें पहुँचना, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी एक एरिया में नहीं क्रिएट हो सकती, ग्लोबल फिनोमेना। लेकिन सर, अगर इसी तरह ये लोग नहीं लगवाएंगे, रिलक्टेंट रहेंगे, तो क्या आपको लगता है फिर हमें बूस्टर शॉट्स लगवाने की जरूरत होगी जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए? देखें, गवर्नमेंट ने बूस्टर शॉट्स शुरू कर दी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एज ए साइंसदान प्योरली, ठीक है, मैं इसको कोई अच्छा कदम नहीं समझता अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह यह, एक तरफ आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने अभी पहला शॉट ही नहीं लगाया, बिल्कुुल, तो आप उनसे वैक्सीन लेके आप उनको लगा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 शॉट्स लगाए हुए हैं। सबसे पहले हमारी तमाम तर 100% तवज्जो होनी चाहिए, सबको लगे। जब सबको लग जाए उसके बाद हम बूस्टर शॉट्स देखें। और यहाँ कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन सर, सब अब आएंगे नहीं तो हुकूमत भी क्या करे? हम भी यहाँ पर बैठ के लोगों को बारहा बोलते हैं, आप लोग भी बोलते रहते हैं, डॉक्टर्स का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। अब लोगों को हम घरों से तो नहीं निकाल सकते ना कि आके वैक्सीन लगवाएं। देखें, बहुत मुल्कों में कानून भी बन चुका है कि वैक्सीन लगाना ना लगाना एक क्रिमिनल एक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी नहीं खतरे में डाल रहे, आप सबकी डाल रहे हैं, बाकी सबकी भी। दूसरा ये है कि देखें, जो हदायत है वो तो अल्लाह ताला ने अपने अख्तियार में रखी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दाई कौन बड़ा हो सकता है, उनसे बड़ा कौन कन्विंस करने वाला। उनको भी अल्लाह ने कहा था कि तुम कहते जाओ,
करना तो मैंने है। बेशक। तो उनके देखिए, मेरे और आपके या किसी के भी हाथ में या आपके चैनल के हाथ में हिदायत देना नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ तो है कि हम बताएं। बिल्कुल। आगे तो देखें, आई एम श्योर कि अल्लाह ताला भी यही देखते हैं कि हमारी एफ़र्ट क्या है और वो बरकत डालते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त अगर हम बूस्टर शॉट की तरफ लगे हैं तो इस तरफ एक दूसरा फिनोमिनन देखा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले 2 वैक्सीन लगी हैं, एक हमारे ट्रायल्स में लगी हैं, एक उन्होंने साइनोफार्म लगाई है, अब वो तीसरी लगा रहे हैं। इसमें मैं बताऊं कि WHO का भी और हमारा भी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि 2 किस्म की वैक्सीन को मिक्स करना महफूज है। अच्छा। और उसका कोई फ़ायदा भी है। हमने एक पोलीवैक स्टडी शुरू की है जिसमें इस वक्त कोई हमारे पास 2000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो गए हैं, जिसका मकसद ये है कि 3 साल के लिए हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि आया उन्होंने अगर मिक्स एंड मैच की है, 2 अक़साम की वैक्सीन लगाई हैं, बूस्टर डोजेज लगाई हैं, उनको कोई सेफ्टी इश्यूज़ हुए हैं इमीडिएटली या साल बाद या 6 महीने बाद, या वो वाकई ही प्रोटेक्शन ज़्यादा हुई है कि नहीं। अच्छा। इसका कोई इस वक्त तक किसी मुल्क में भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और WHO भी इसको डिस्करेज कर रही है। जब तक मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये चीज़ कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, कोशिश ये करें उन लोगों को ढूंढें और उनके तक पहुँचें और उनको कन्विंस करें और उनको लगाएं जिनको अभी पहली डोज भी नहीं लगी और वो मेजॉरिटी में है अभी तक। बिल्कुल ऐसे अभी तक वो मेजॉरिटी में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत देखें, अगर आप देखें पोलियो का खात्मा कैसे हुआ, सिर्फ 2 मुल्कों में रह, स्मॉल पॉक्स का कैसे हुआ, बिल्कुल, ठीक है, उस स्मॉल पॉक्स का हुआ जब 65% लोगों को आप लगा चुके थे। इसी तरह इसका होगा खात्मा इंशाल्लाह। मीजल्स का ऐसी हुआ, तो हर्ड इम्यूनिटी तो इज़ दी ओनली ऑप्शन। ये अंधेरी रात के जो आखिर में एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है, वो सिर्फ एक सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नज़र आ रही है। क्योंकि ज़ाहिर है, एक तो हम अजानों का नजराना दे रहे हैं बजाय ख्वाहिशात का नजराना दें। दूसरा ये है कि हम कभी भी अपनी इकॉनमी को, अपने मुल्क को आगे नहीं लेके चलेंगे जब तक कि इस बीमारी को हम खात्मा नहीं बिल्कुल करते। ऐसे ही फिर हम यहीं पर रह जाएंगे जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, आज़ाद नहीं सांस ले सकेंगे। दूसरा सर, जैसे 15 से 18 साल के जो नौजवान हैं उनको भी लग रहा है, बच्चों को भी लग रही है, तो तजब्जुब का शिकार हैं वालिदैन कि किस तरह लगाएं, कौन सी लगवाएं, उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो क्या उनके लिए महफूज है? देखें, मैं ये समझता हूँ निबा कि सारी वैक्सीन्स महफूज हैं। अब तो इतना वक्त गुजर गया कि हमने इतनी डोजेज लगा चुके हैं और हमने ट्रायल्स में भी लगाई। कोई हमने 80,000 डोजेज तो हमारी यूनिवर्सिटी लगा चुकी है। कोई भी किसी भी इंसान में कोई ऐसा ना कोई मरा, ना कोई एडवर्स इफेक्ट आया, ना उसको कोई DNA चेंज हुआ, ना उसका कुछ। ये सब अबहाम की बातें हैं। जो वालिदैन हैं, मेरा ख्याल है उनको डर लगना चाहिए इस वायरस से, वैक्सीन से नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखें, उन्होंने स्कूल में भी जाना है, तालीम बहुत ज़रूरी अमल है। शॉपिंग में शायद कुर्बानी की जा सकती है, तालीम की कुर्बानी नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे भी पीछे रह जाएंगे, ख़ानदान भी और मुल्क भी। बिल्कुल, और तालीम तभी मुकम्मल होगी जब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी और हम भी तभी नॉर्मलाइज हो जाएंगे जब हमें भी वैक्सीन लग जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, वाइस चांसलर हैं UHS के। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, आपसे दोबारा मैं यही कहूँगी कि वैक्सीन लगवाइए और सारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि किस तरह जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें हैं वो आवाम की पहुंच से दूर ही होती जा रही हैं। और कोई भी चीज़ आप लोग लेने चले जाएं, कीमत सुनकर आपके होश ही गुम हो जाते हैं। गोश्त हो, सब्जियां हो, दालें हो, फ्रूट्स, सबकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। और ऐसे में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया है और जिसके असरात दीगर अशियाए खुर्दनोश पर भी पड़ते हैं। ऐसे में एक सवाल सबके जहन में आता है कि महंगाई के इस दौर में खाएं तो खाएं क्या हम लोग? ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं उनका इस्तेमाल किया जाए जिनकी
जेब भी इजाज़त दे और ग़िज़ाई ज़रूरियात भी हमारी पूरी हो जाएं। तो आज सवाल का जो जवाब है हम अपनी मेहमान एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कम कीमत ग़िज़ाई न्यूट्रिशनल लेवल हमारा पूरा कर सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में अनम मंजूर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनम, महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं और रोज़ बरोज़ जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। तो ऐसी महंगाई में जो हमारी सब्जियां हैं, दालें हैं, हम लोग गोश्त तो नहीं खा सकते, तो क्या सब्जियां और जो दालें हैं उनमें इतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं जो हमारे गोश्त के मुतबादिल हो सके? बिल्कुल, आपने जो बात की है कि जितनी भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस लिहाज से गोश्त जो है वो एक आम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो किस तरह से उसको कंपनसेट कर सकते हैं? हम देखें, अब जैसे हमारे पास अगर हम गोश्त की बात करते हैं तो उसमें मेन जो चीज़ है वो प्रोटीन्स हैं। बिल्कुल। तो प्रोटीन्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दालों की आपने की बात की, तो दालों में जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती हैं। उसको कंप्लीट प्रोटीन्स बनाने के लिए हम ये करते हैं, दालों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। या दाल के साथ उसको दाल में अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर वो दोनों की जो प्रोटीन्स कंबाइन होंगी तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाएंगी जो आपको गोश्त का मुतबादिल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह से जो है अंडे जो हैं, अंडा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। अब इसमें आप ये है कि जैसे आजकल महंगाई के दौर में मैं ये कहूँगी कि उसको आप इस्तेमाल इस तरह करें कि एक ही अंडे में थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा डाल के उसका ऑमलेट बना के या खागीना जिसे हम पहले कहते थे वो बना के इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि अंडा एक इस्तेमाल होगा, क्वांटिटी अंडे की कम हो जाएगी, सब्जियों से जब हम बनाएंगे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और आपको जो फिलिंग है वो ज़्यादा आएगी, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं। तो डाइट हमने अच्छी लेनी है लेकिन गोश्त हमने खाना नहीं है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कौन सी दालें, जैसे आपने बताया कि उससे हम प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं, तो कौन सी दालें या कौन सी सब्जी फिर हमें उसकी अल्टरनेट लेनी चाहिए? दालों में जो रेड बीन्स हैं, लाल लोबिया, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन्स का। इसी तरह से काले मसर जो हमारे घरों में बनते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं, उसको आप जो है खा सकते हैं प्रोटीन्स के सब्स्टिट्यूट में। अब जैसे दालों में मूंग मसूर की दाल है, उसको दोनों को मिक्स करके बनाया जाए तो वो प्रोटीन्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसको इस तरह की जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ चने जो हैं हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स हैं तो इनके साथ आपने या इनमें आयरन या प्रोटीन ज़्यादा होती हैं तो इनके साथ आपने दूध दही का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। कोशिश करें कि इनके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके खाएं ताकि विटामिन सी जाएगा आयरन और प्रोटीन के साथ, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। अगर योगर्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कैल्शियम होगा, तो वो जो इसमें आयरन जा रही है वो भी उसके साथ स्टोर नहीं होगी बॉडी में। तो ये हमारा थोड़ा सा मेथड जो है उसका इस महंगाई के दौर में जो हमारा मेथड है ना वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो हम थोड़ी भी चीज़ खा रहे हैं ना फिर वो हमें लगे पूरी प्रॉपर। लेकिन हम तो दालें हो या इस तरह की कोई सूखी दाल बनी हो या फिर सब्जियां हो तो हम लोग उसके साथ तो रायता खाते हैं। हाँ, तो उसमें अगर दाल बनी है तो उसके साथ कोशिश करें कि लेमन डाल के आप सैलेड यूज कर लें। ठीक है, रायता ना खाएं। बिल्कुल। और अगर फ्रूट्स पे आ जाएं तो फ्रूट्स की कैटेगरी में फिर हमें क्या, मतलब वो हमारी ग़िज़ाइयत के लिए कितना अच्छे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें उनसे मिल सकती हैं, और अगर हम एक मील स्किप करके उसमें सिर्फ फ्रूट्स खा लें तो क्या ये हमारी ग़िज़ाइयत पूरी कर सकते हैं? अच्छा, खाली फ्रूट अगर हम मील स्किप करके खाएंगे तो वो ग़िज़ाइयत पूरी नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि एक जो मील है ना हमारा, उसमें कुछ पोर्शन प्रोटीन्स का होना चाहिए, कुछ सीरियल्स का होना चाहिए, कुछ वेजिस का होना चाहिए, कुछ फ्रूट का। पूरी एक प्लेट बनती है आपकी, माई प्लेट। तो इसमें ये है कि हाँ, उसको हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आप आजकल के दौर में महंगाई के उसमें कि एक फ्रूट ले लें, उसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल लें। जैसे वेजिटेबल्स में नॉर्मल हमारे जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, वो वाली वेजिटेबल्स जो आम सस्ती हैं और सबको मिल जाती हैं, और इसके साथ हम उसमें थोड़े से बीन्स डाल लें और उसको एक उसकी चाट बना लें, तो वो फ्रूट, वेजिटेबल एंड बीन्स सबकी कंबाइन चाट बन जाएगी। बीन्स से हमें उसमें जैसे सफ़ेद चने, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, काले चने, ये इनमें से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, तो उनसे हमें प्रोटीन्स मिल जाएंगी, फ्रूट्स भी चले जाएंगे, वेजेस भी चली जाएंगी। इसके ऊपर लेमन डाल के सॉल्ट एंड पेपर के साथ ये पूरा आपका एक मील बन जाएगा, जो आप मील रिप्लेसमेंट के तौर पे, जो लोग रोटी सालन नहीं खा रहे तो ये खा लें, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसका एक मील बना के सिर्फ खाली फ्रूट्स, एक या दो फ्रूट्स नहीं खा सकते, उसमें आप बीन्स डाल लें और सब्जियां भी ऐड ऑन करके खा सकते हैं। तो उसमें आपकी वो कंबाइन सब चीज़ें चली जाएंगी। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपकी वैसे कंप्लीट न्यूट्रिशन, इसमें सब चीज़ें आपको मिल गई। तो ये आप एक बाउल जो है लंच में जो लोग स्किप करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, उसमें ये लोग वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरा मुझे अनम बताइए, फ़िश जो है कितना हेल्दी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, और उसको क्या इस मौसम में खाना चाहिए?
बिल्कुल, फ़िश जो है वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि ओमेगा 3 है तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। ओवरऑल उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी होती हैं, तो फ़िश का इस्तेमाल बहुत अच्छा है हमारे लिए। इस मौसम वैसे तो फ़िश के लिए कोई सीज़न नहीं है कि अच्छा। आप इस्तेमाल करें या ना करें। फ़िश में जो इशू आता है वो आता है बेसिकली उसके मेथड का। हम फ़िश खाते हैं फ्राइड, तो जब फ्राइड खाते हैं तो वो हमारे लिए इशू करता है। तो आप उसको शोरबा जैसे सालन में बना के खा सकते हैं, स्टीम या बेक में खाएं तो वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। प्रोटीन्स का भी कंप्लीट लेकिन प्रोटीन्स अमूमन है। तो इस मौसम में कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, सर्दियों में ही खानी चाहिए, हम लोग बिल्कुल। गर्मियों में नहीं खाते। बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि उसमें ना थोड़ा सा ब्रीडिंग सीजन होता है, ये फिश का ना ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट यहाँ किया जाता है। अदरवाइज इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप खा ही नहीं सकते अच्छा। हैं। आप खा सकते हैं ज़रूर। और तकरीबन आप ये कह सकते हैं 4 to 5 आउंसेस जो फ़िश है, यानी कि हफ्ते में हम ये कहते हैं कि 2 से 3 दफ़ा आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो ग्रेवी की फॉर्म में भी हो सकता है, वो बेक या स्टीम फॉर्म में भी हो सकती है, ड्राइड फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते लेकिन हैं। जो फ्राई फॉर्म में है हाँ, उससे इज्तनाब भी उससे करें। इज्तनाब करें, फ्राइड नहीं खानी, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत बढ़ जाएंगी ना। हार्ट पेशेंट्स के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे हैं, फिश में बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। जो लोग अक्सर फिश ऑयल्स भी यूज़ करते हैं, Exactly, कैप्सूल्स हाँ। यूज़ करते हैं, तो फिश उसका ऑल्टरनेट नेचुरल सोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम उसको फ्राई करते हैं ना तो फिर वो डबल कैलोरीज हो जाती हैं, फिर वो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छे नहीं रहते। सिर्फ फ्राइड हार्ट नहीं। पेशेंट्स के लिए, बाकी भी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल। सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल। ही नहीं है इतना ज़्यादा जो ऑयल खाना। दूसरा, अगर बैक टू द फ्रूट्स पर हम आ जाएं तो आजकल हम मार्केट में हम देख रहे हैं नाशपाती है, अमरूद बिल्कुल। है, आड़ू है, सेब है, ये कितने अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए? मतलब इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ क्या है और कितनी मिकदार में हमें इनको खाना है? आजकल जो गुआवा है, आजकल अगर मैं सीजन पे भी बात करूँ ना, एक तो कोविड है, इम्यूनिटी लो है, बिल्कुल। हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज़ करने हैं। दूसरा ये सीजनल चेंज आ रहा है जिसकी वजह से फ्लू और कफिंग बहुत ज़्यादा ये है। होने हैं, हाँ। इसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और आपको मैं बताऊं कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट सोर्स आता है विटामिन सी का, वो गुआवा होता है। ओके। और अमरूद जो है वो एक ऐसा फल है जो हर सीजन में आपको बड़ा इजीली मिल जाता है, हाँ। चीपर भी होता है, हर एक की पहुंच में भी होता है। Exactly. तो एक तो गुआवा जो है विटामिन सी बहुत रिच है, इसमें इम्यूनिटी अच्छी रखेगा आपकी। आपको इसमें ना, इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन या जिन लोगों को कोई ना कोई डाइजेशन का इशू रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो गुआवा का इस्तेमाल 1 से 2 गुआवाज पूरे दिन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह से पीच है, ग्रेप्स हैं, एप्पल है, ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं ना हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इनको खाने के बाद जो है ना आप देखें आपको फुलनेस आती है। तो इनका इस्तेमाल फ्रूट्स का पूरे डे में ना 2 से 3 फ्रूट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें फ्रूट हमेशा खाने से पहले खाना है, खाने के बाद नहीं खाना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, जैसे आपने भी बात की है कि मौसम चेंज हो रहा है, इसमें फ्लू, गला खराब भी और नोजिया भी हो जाता है लोगों को। मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी है रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के फिर मौसम में किस तरह के फ्रूट्स, किस तरह की सब्जियां, किस तरह की चीज़ें फिर हमें लेनी चाहिए जो हम इससे बच सके? ये एक्चुअली उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। ये सीजनल वेदर चेंज के साथ साथ उन लोगों को होता है। अब उनमें कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। Exactly, वल्नरेबल हाँ। ग्रुप आता है जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े अफराद हैं, जो लोग ओल्ड एज पीपल है उनमें आता है, या वो फीमेल्स आएंगी जो आयरन डेफिशिएंट है, खून की कमी है जिनमें। ये वल्नरेबल ग्रुप है, इनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। बच्चों में और बूढ़ों में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम इम्यूनिटी बूस्टर्स कर सकते हैं इस्तेमाल, जैसे कि विटामिन सी रिच जितने भी सोर्सेज हैं, फ्रूट्स जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं वो विटामिन सी रिच हैं, उनमें आप उनको 1 से 2 फ्रूट्स का इस्तेमाल आप ठीक दिन है। में कर सकते हैं। जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, एप्पल है, गुआवा है हमारे पास, आगे ऑरेंजेस आ जाएंगे और उनकी पूरी फैमिली आ जाती है, वो सब वो होंगे। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, वो आपको अच्छा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एग्स बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स एंड सीड्स, जितने भी नट्स हैं ना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि पीनट्स के अलावा जैसे आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस जिंजर टी, जिंजर टी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको ये साइनस का इशू रहता है, जिनको कफ वगैरह बहुत है, नोजिया, या जिनको फ्लू होता है इस सीज़न में, उनके लिए जिंजर टी अगर वो 1 कप डे में इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, और जिंजर टी के अलावा भी कहवे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल। हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हों? बिल्कुल, ग्रीन टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा सिनेमन टी भी इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके अलावा कैमोमाइल या पेपरमिंट टी होती है। ये सब वो कहवाज होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पे काम करते हैं।
लेकिन रिकमेंडेड अलाउंसेस इनका ये होता है कि दिन में 1 से 2 कप इस्तेमाल करें। अच्छा, हम उसको फिर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं वो हर मील के बाद उसको लेना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है। वो थोड़ा सा ना वो आपको ब्लोटिंग भी करेगा और वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन करना शुरू कर देगा, कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाएंगे। तो वो एक और चीज़ ठीक करते करते हम दूसरी ख़राब कर लेते हैं। तो 1 से 2 कप्स जो है वो पूरा दिन में ले सकते हैं। मील के बिटवीन टाइम होता है ना, स्नैक्स टाइम हमारा, अगर मैं मिड मॉर्निंग में बात करूँ 11-12 बजे का टाइम, इवनिंग में मैं बात करती हूँ तो 5 से 6 बजे का टाइम जो हमारा टी टाइम होता है, हाँ। उस टाइम पे आप इसको ले सकते हैं, या रात सोने से पहले ले सकते हैं आप, या फिर टी के साथ इसको हम लोग कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। एग्जैक्टली, आप किसी दिन टी ले लें, किसी दिन कोई ग्रीन टी, एक कहवा एक ले लें, और उसमें भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती आपने चीज़ों की, जो भी डाल रहे हैं वो छोटे वाला कप पी छोटा कप लेना, उसके अंदर भी अपना पिंच या 1/4 टीस्पून जो भी आप डाल रहे हैं अपना न्यूट्रिसूटिक वो डालना है आपने उसमें। बिल्कुल। और अगर नाश्ते की बात की जाए अनम, तो हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं वो ना सुबह बिल्कुल ही पराठा खाना छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, यहाँ पे वो ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं, वाइट ब्रेड खाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये दोनों जो चीज़ें हैं ये उसका ऑल्टरनेट है, मतलब उतनी हमें एनर्जी देगी पूरे दिन? इस तरह है कि पूरा दिन तो एनर्जी नहीं देगी, हाफ मतलब टाइम जितना उसका है उसके लिए वो उसके लिए मतलब जैसे अगर आप बात करिए ब्राउन ब्रेड की, या इसमें कुछ लोग सीरियल्स वगैरह में जैसे दलिया वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है, आप में इसमें कंप्लीट आपका मील जाता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और रोटी का ऑप्शन कितना अच्छा है? रोटी, सादा रोटी, पराठा नहीं, रोटी। हाँ, रोटी खा लें, होल व्हीट चपाती यानी कि चौकर के आटे से बनी हुई रोटी, सफ़ेद आटे की रोटी नहीं खानी, वो आप खाएं। अगर कुछ लोग पराठा बहुत शौक से खाते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि आप सादी रोटी बना के उसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के लगा लें, ठीक है, बजाय इसके क्या वो पूरा वो पराठा बनाएं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो नहीं अच्छा होता, अनहेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए। इसके अलावा दलिया इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ओट मील है, जौ का दलिया या गंदम का दलिया, उसके साथ हम थोड़े से नट्स और फ्रूट्स डाल के और उसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड करके ये पूरा कंप्लीट मील बन जाता है आपका, जो आपका पूरा डे आपको एनर्जेटिक भी रखेगा और आपको जो है फाइबर रिच मील भी देगा। और अगर जैसे आपने बताया कि दिन में 1 अंडा हमें खा लेना चाहिए, बहुत से लोग हैं सुबह सिर्फ बॉइल्ड एग और साथ चाय का नाश्ता कर लेते हैं, और हमें बॉइल्ड एग खाना चाहिए या ऑमलेट या जो फ्राई एग है, इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा मुफीद होता है हमारे लिए? अगर तो हम बात करते हैं ना, फ्राइड एग तो नहीं रिकमेंडेड होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो उसको हम नहीं अलाउ करते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बात करते हैं बॉइल्ड एग और वेजिटेबल ऑमलेट में, हम ये कहते हैं कि वेजिटेबल ऑमलेट इस तरह कि उसमें आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा है, वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, एग भी जा रहा है, तो वो एक कंप्लीट आपकी मील बन गया, तो उसमें आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी उसको खाने के बाद। बॉइल्ड एग खाएंगे तो उसके बाद थोड़ी भूख जल्दी लग जाएगी, तो ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट ज़्यादा बेहतर है। प्लस हम एक यहाँ मिस्टेक करते हैं, हम अंडे के ऊपर नमक अलग से छिड़क के खाते हैं, तो एक्स्ट्रा जो टेबल सॉल्ट हम डालते हैं ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो नहीं करना। जब बन रहा हो उसके ऊपर तब डाल ले? हाँ, मतलब उसके जैसे ऑमलेट में हम 1 पिंच सॉल्ट डालते हैं, दैट्स इनफ। जो हम बॉइल्ड एग करके उसको कट करते हैं और फिर उसके ऊपर अलग से स्प्रिंकल करते हैं, तो वो हमने नहीं करना। ये एक्स्ट्रा हमें आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें, शुगर या नमक डालने की आदत है, लेकिन ये वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। अनम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं, और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और कुछ चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई हैं कि इस महंगाई में आप दालें और सब्जियों से किस तरह अपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारी पहुँच से इस वक्त बाहर हो चुका है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कोहे पैमाई एक मुश्किल और जान जोखों में डालने वाला काम समझा जाता है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि दुनिया का मुश्किल तरीन मशगला है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों में कोहे पैमाई का जो रुझान है वो दिन ब दिन ही बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तानी नौजवान शहरोज काशिफ ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां K2 और माउंट एवरेस्ट सर करके दुनिया के कम उम्र तरीन कोहे पैमा का एजाज अपने नाम करके एक मिसाल कायम कर दी थी कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां भी आपके हौसले जो हैं वो पस्त नहीं कर सकती हैं और आप अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं।
शहरोज काशिफ के नक्शे कदम पर चलने वालों की तादाद में दिन ब दिन जो है वो भी इजाफा होता जा रहा है। और गुज़श्ता दिनों हमने आपकी मुलाकात 10 साला कोहे पैमा से करवाई थी जो K2 बेस कैंप तक जा पहुंचे थे, और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे दो बहादुर नौजवानों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सकर्दू में वाक़या गोंदोगोरो पीक समिट करके 2 रिकॉर्ड कायम किए हैं। पहला रिकॉर्ड है कि तारीख में पहली मर्तबा जो स्टूडेंट्स ने ये पीक समिट किया, और दूसरा है कि इस मुहिम जोई में पहली मर्तबा किसी खातून ने भी हिस्सा लिया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, उनका ये जो सफ़र था ये कैसा रहा, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। सैयद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद काजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आपको और अहमद आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। जागो में कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये जो एडवेंचर आप लोगों ने किया है, सबमिट किया है, किस तरह का रहा पूरा जो आप लोगों का फेज़ था एक सबमिट करने का, वो कितना मुश्किल था और कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिन लोगों ने ये सबमिट किया है? अच्छा, तो बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं मैं इसकी। हम लम्स एडवेंचर सोसाइटी के मेंबर्स हैं। ठीक है। LAS लम्स की एक सोसाइटी है स्टूडेंट रन, और हर समर में हम जो है वो एक समर ट्रैक जाता है जो अच्छा। एक्सपीडिशन होता है। ठीक है। तो ईयर राउंड वैसे तो ट्रिप्स जा रहे होते हैं, लेकिन समर ट्रैक जो है वो हमारा मेन इवेंट होता है, और उसमें हमारा एम ये होता है कि हम कोई भी आइदर अचीवमेंट के लिए एम करें या हम कोई ऐसा रीजन जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड नहीं है उसको उधर जाएं, उसको डिस्कवर करें और उसके रूट्स निकालें। तो इस साल भी बिकॉज हमारा समर ट्रैक था, हम लोगों ने काफ़ी अरसे से सोसाइटी ने पीक कोई नहीं की हुई थी, तो हमने पीक की प्लान की। हमारा ओरिजिनल प्लान जो था वो था कि हम एक इस तरह की पीक करें जो समिट नहीं हुई पहली दफ़ा समिट करें, उसका नाम सोसाइटी पे रखें। बट वो एक इस तरह की पीक हमें मिली थी, उसका रास्ता एक्सेसिबल नहीं था, सो वी वेंट फॉर गोंडो। ओके। हम में 8 लोग गए थे। वेदर कंडीशंस की ख़राबी की वजह से, बिकॉज ट्रैक में वो थोड़ा पीछे थे, जब हमने उन्हें क्लाइंबिंग स्टार्ट की सम 100 मीटर्स फ्रॉम द पीक, तो वो लोग थोड़ा नीचे रह गए थे। हमारे गाइड ने एट दैट पॉइंट कहा कि मौसम ख़राब हो रहा है, अगर उनका वेट करेंगे तो फिर बाकियों की समिट भी रह जाएगी, और जब तक वो आएंगे तब तक भी मौसम ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से उन तीनों को फिर नीचे से ही वापस जाना पड़ा। बाकी 5 ने समिट कर ली, जिसमें सबा थी, मैं था, काजी था, अच्छा। हमजा फारूक और अतीक। मतलब 4 लड़के थे और थे। एक लड़की थी जिन्होंने ये गोंदोगोरो जो सबमिट किया है। अहमद, आप बताइए कितना मुश्किल था, मतलब नीचे से ऊपर क्लाइंबिंग करके जाना, और वेदर जैसे बता रहे हैं कासिम के बड़ा ख़राब था, कितना मुश्किल लगा? ये हमने असल में पहले ट्रेनिंग की हुई थी इस चीज़ के लिए, अच्छा। वहाँ पर जाके भी हमें एक दिन इस चीज़ की ट्रेनिंग दी थी हमारे गाइड ने और हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर ने। लेकिन अगेन जब आप खुद जब उस पहाड़ी पे चढ़ने जाते हैं और जब आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं तो काफ़ी मुश्किल था, और ख़ासतौर पे आखिर में हमारे पास 80 डिग्री की स्लोप थी जिसको हमने रोप के थ्रू क्रैम्पॉन्स वगैरह से क्लाइंब करना था, तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन चूँकि हमने ट्रेनिंग की हुई थी, समर में भी हमने अपनी काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड की हुई थी, तो हमसे फिर हो गया था सबसे। इससे पहले भी आप लोग करते रहते थे? जी बिल्कुल, इससे पहले हमारा अब हम दोनों अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में, अच्छा। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा इस तरह ट्रैक्स की हुई हैं, तो एक्सपीरियंस हम सबका काफ़ी ज़्यादा था, तो उस वजह से हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मतलब ट्रेनिंग थी पहले तो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप सबमिट कर रहे होते, ऊपर से अगर वेदर ऐसा हो तो मुश्किलात तो आती हैं। तो कितना वक्त लगा कासिम उसको जो सबमिट करते हुए चोटी को? हमारी ट्रैक स्टार्ट हुई थी 28 को हम अच्छा। स्टार्ट हुई थी हुशे से 28 अगस्त। ऑफ अगस्त। हमने 3 दिन में बेस कैंप पहुंचना था, हम 2 दिन में पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। एक दिन हमें वहाँ पे रेस्ट डे लेना पड़ा था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी, तो स्नो थी काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं थी, तो हम एक दिन कैंप्स में ही रुके। एंड 4th डे ऑफ द एक्सपीडिशन हम निकल गए थे, मौसम ख़राब ही था थोड़ा, हम रात में स्टार्ट हुआ था बिकॉज बेस कैंप थोड़ा नीचे था, तो हम लोगों ने 2 बजे नाश्ता किया था, अराउंड 3 हम लोग चलना शुरू हो गए थे। रात में हमें ये था कि शायद मौसम ख़राब हो जाए लेकिन एक्लामेटाइजेशन हो जाएगी, हम एक राउट लगाएंगे, कल हम अगले दिन जाके कर आएंगे। बट हुआ ये कि 11 बजे जब हम क्लाइंबिंग के पास पहुँचे तो हमें एक विंडो नज़र आ रही थी, तो उस वक्त फिर हम लोगों ने क्लाइंब स्टार्ट कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बल्कि हंस भी रहे थे। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जब हम समिट या पास क्रॉसिंग पे होते हैं तो धूप निकल आती है। अच्छा। तो हम जब समिट पे पहुंचे थे तो उस वक्त धूप निकल आई थी, तो हम कह रहे थे अल्लाह की खास जो है ना मदद होती है, मेहरबानी है। एग्जैक्टली। हाँ। तो बस फिर 4th डे हमने वो किया, वापस बेस कैंप आए, और 5th डे हम फिर वापस रिटर्न पूरा हमने डिसाइड कर लिया नीचे का वापस। तो कासिम, कोई आप लोगों ने ख़ास ट्रेनिंग ली हुई है इस चीज़ की क्लाइंबिंग के हवाले से, या सिर्फ दोस्तों के साथ जब जाते थे ट्रिप्स पे और उधर ही ट्रेनिंग हो गई? अच्छा, हम लोगों ने सोसाइटी जब ज्वाइन की थी तो हमारे सीनियर्स एक बात बहुत कहते होते थे, वो ये थी कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज जो भी ट्रैक होती है
आई थिंक लास्ट ईयर भी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैं यही बात कर रहा था कि जो भी ट्रैक होती है आफ्टर वन पॉइंट आप फिजिकली थक जाते हैं, बट इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट दैट कीप्स यू गोइंग। तो बस वो आई थिंक ओवर टाइम जब आप एक्सपेडिशंस करते हैं हर समर में, ऑब्वियसली जब फाइनल ईयर में आने से पहले 1-2 समर्स काजी ने किए हुए थे, 2 इसी तरह के एक्सपेडिशंस मैंने किए हुए थे, वो आप ओवर टाइम आपको ये एक्सपीरियंस मतलब इतना एक आइडिया हो जाता है कि आप फिजिकली थके भी हो तो यू नॉट सपोज टू गिव अप। तो वो है, प्लस ट्रैकिंग के तो ईयर राउंड ट्रिप्स जाते हैं। और बाकी ये होता है कि टेक्निकल स्किल की जहाँ तक बात होती है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी गेन हुआ हो, जिस तरह काजी ने बताया कि हमें गाइड्स ने वहाँ पे भी एक थोड़ा सा दिया था, उससे पहले भी 2 years बैक भी हम एक विंटर ट्रेनिंग पे गए थे मलंगोटी ग्लेशियर पे, वहाँ भी हमने आइस क्लाइंबिंग की थी। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस फिर वो जो आपका मेंटल एक वो बन जाता है टेम्परामेंट, उसको कंबाइन करके शायद आप आई थिंक कर लेते हैं। क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं या मेंटली आप एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको फ़ौरन से फैसला करना पड़ता है कि हमने अब आगे जाना है या पीछे जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अहमद, क्या आपको लगता है कि बग़ैर ट्रेनिंग के या इस तरह के ट्रिप्स के बगैर, या अगर आपने क्लाइंबिंग ही ना की हो, तो कोई जा सकता है समिट करने? नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि चूँकि एक ये काफ़ी मुश्किल चीज़ आ जाती है और इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह क्लाइंबिंग होगी, ये जो एक आखिरी जो था हमारा पुश था क्लाइंबिंग का, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था और उसमें बहुत मेंटल स्ट्रेंथ और आपको बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी चाहिए थी। तो अनलेस आपकी ट्रेनिंग हो या प्रायर एक्सपीरियंस हो ख़ास तौर पे, तो आप काफ़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो कोई ऐसा वाकया उस दौरान जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई मज़े का वाकया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो? सम 80 meters बिलो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे पहले दिन फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और सम 80 meters बिलो द समिट में और काजी बैठ के, हम दोनों ही बैठ के ये बात करते कि यार काजी यहाँ से ना रह जाए, मतलब इधर ना रह जाए। तबीयत भी ख़राब थी, हम जैसी, बिकॉज होता ही है आप जब चल रहे हैं क्लाइंब कर रहे हैं आपकी बॉडी वार्म होती है। हम रुकते थे, हमारी बॉडी कूल डाउन होती थी। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट सोसाइटी, हमारे पास गियर भी प्रॉपर नहीं था। अच्छा। तो हम बॉडी कूल डाउन होती थी, चक्कर आते थे। तो ऐसा हुआ कि 2 इंसिडेंट्स बड़े ज़बरदस्त थे। पहला ये था कि हेड पे हमारे जो गाइड थे जो रोप फिक्स कर रहे थे, यूसुफ भाई, उनके नीचे अतीक था और फिर सेकंड नंबर पे काजी था। तो बिल्कुल समिट से पहले क्योंकि ये ऊपर नहीं देख रहा था, तो अतीक ने एकदम से चीखा, उसने कहा काजी बच के। तो ऊपर देखा तो जो रोज़ी भाई थे, सॉरी यूसुफ भाई जो थे, ऑब्वियसली रोप नहीं थी तो वो आइस एक्सेस से चढ़ रहे थे, तो उनके आइस एक्सेस उन्होंने लगाए हुए थे और वो स्लिप होते नीचे आ रहे थे। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसने डक किया था और ये बचा था। अगर वो इसमें टकराते तो दोनों नीचे गिर जाते, लेकिन फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई भी सेफ थे, बच गए, रुक गए, ये भी बच गया। और दूसरा इंसिडेंट ये था कि मेरा क्रैम्पॉन गिर गया था। अच्छा। तो क्रैम्पॉन बेसिकली स्पाइक्स होते हैं जो आप जूतों पे लगा के क्लाइंब करते हैं आइस के ऊपर। तो 2-3 दफ़ा मैंने पहनने की कोशिश की, वो नहीं पहना गया। ग्लव्स पहने हुए थे, टाइट नहीं हो रहा था, तो ग्लव्स उतारे भी नहीं जा रहे थे, ठंड बड़ी थी। तो मेरे गाइड, कितना था वहाँ पर? टेम्परेचर इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ। लेकिन आई थिंक ज़्यादा इशू ये था कि हमने इससे वीव सीन वर्स्ट टेम्परेचर, बिकॉज हम विंटर्स में भी जाते हैं ग्लेशियर्स पे, तो टेम्परेचर का इतना मसला नहीं था। ज़्यादा मसला मेरे ख्याल है हमें सांस का हो रहा था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट होगी और हवा बहुत तेज़ थी, तो आई थिंक उस वजह से भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इक्विपमेंट्स किस तरह, फिर अब जैसे बोला आपके पास इतने हैं नहीं है, तो किस तरह मैनेज करते हैं? लास के पास जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट वगैरह है वो तो सारा अवेलेबल है, बिकॉज वी आर 20 years old सोसाइटी। हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट लेके रखा है, तो हमारे पास क्रैम्पॉन्स, आइस एक्सेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ज़्यादा जो हमें चीज़ की कमी महसूस हुई थी, स्लीपिंग बैग्स भी हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग है। आई फील एक ज़्यादा कमी ये फील हुई थी बिकॉज एक बहुत अरसे बाद पीक की समिट का एक्सपेडिशन आया, तो जिस क्वालिटी की वार्म जैकेट्स हमारे पास होनी चाहिए थी, आई थिंक वो नहीं थी। तो हम नॉर्मल डाउन जैकेट्स लेके गए हुए थे, और वाटर प्रूफ जैकेट्स जो हमारी थी वो भी मतलब इतना अच्छा विंड नहीं रोक रही थी। तो वो जब क्लोथिंग के अंदर विंड जाती है तो आई थिंक उससे ठंड लग रही थी। तो क्या इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं अहमद, क्या वो पाकिस्तान से इजीली मिल जाते हैं? जो बेसिक इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान से आपको मिल जाता है, अच्छा। लेकिन जो थोड़ा एडवांस्ड होता है, थोड़ी आप बड़ी एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हो, जिस तरह K2 या कोई बहुत ज़्यादा, उसके लिए फिर आपको बहुत अच्छा इक्विपमेंट चाहिए था जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है सैडली। तो हमारे पास भी जो इक्विपमेंट था वो कुछ हमारा पुराना पड़ा हुआ था, जो हमने दोबारा यूज़ किया, उसको मेंटेनेंस वगैरह उसकी की, कुछ हमारे गाइड्स वगैरह के पास था, तो एक इस लेवल पे हमें उससे हो गया था हमारा काम। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? ये तो आप लोगों ने एक सबमिट कर लिया, आगे क्या सोच रहे हैं? अब कौन सी पीक जो है वो सबमिट करनी है? हम आई थिंक हमने ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हुए हैं। हम लास्ट ईयर भी हम यही बात बता के गए थे, अभी इस दफ़ा भी इंटरव्यूज़ में ये बात की है कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा ख्वाब है
काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो ये है कि कोई भी पीक, और ऐसी पीक्स भरी हुई हैं स्कर्दू रीजन में स्पेसिफिकली, बिकॉज इस दफ़ा हम देख रहे थे जो अनक्लाइम्ड है, जिनको किसी ने क्लाइम नहीं किया, समिट नहीं किया। तो कोई ऐसी पीक हो जो अनक्लाइम्ड हो, हम उसको समिट करें और उसका हम सोसाइटी के नाम पे लास्ट सर, मतलब सर की है लास्ट ने, तो लास्ट सर उसका नाम रखे। तो हमारा तो अनफॉर्चुनेटली अब लास्ट ईयर होगा, हम आई थिंक बाय द टाइम वी ग्रेजुएट तो मुश्किल है कि इस तरह का कोई एक्सपेडिशन जाए, लेकिन वी पास दिस ऑन टू फ्यूचर बैचेस एंड वी होप, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं बिकॉज जो नए बैचेस हैं उन्होंने एट अ वेरी अर्ली पॉइंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया अच्छा। तो आई वी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह 1-2 सालों में हम इस तरह की अचीवमेंट भी देख लेंगे। तो अभी तो आप मतलब इदारे की तरफ से जा रहे हो, तो जब आप लोग पास आउट हो जाओगे तो तब नहीं जाओगे? नहीं, आई थिंक एक बड़ी इसको खूबसूरत continue चीज़ रखोगे? यही चीज़ है कि बिफोर लास्ट हम में से बहुत से शायद कोई माउंटेनियर्स नहीं थे, लेकिन सोसाइटी में रहने के बाद वो एक ऐसा शौक आपको देता है, और ये बड़ा खूबसूरत शौक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माउंटेनियरिंग, लास्ट बहुत सी चीज़ें और भी करती है, बड़ी बहुत सी वैलीज इस तरह की हैं जो नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड हैं, आप वहाँ जाते हैं, कैंप करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो आई थिंक ये ऐसा शौक है, मैं तो सारी ज़िंदगी, और आई एम श्योर काजी भी नहीं छोड़ सकेगा। अच्छा, और हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरह आप जो पीक्स वो सबमिट करते रहें और फिर हम आप लोगों को यहाँ पे बुलाएं और आपकी जर्नी के बारे में जानें। सैयद कासिम हमारे साथ मौजूद थे और अहमद काजी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। ना मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जाते जाते शफ़क़त अमानत अली का गाना है मौजिज़ा, वो सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।